आपके अपने YouTube चैनल ब्रेड बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम पढ़ेंगे आज इकाई 1 भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। इससे पहले हमने इकाई चैप्टर खत्म किया था जिसमें हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने संसाधन के प्रकार के बारे में जाना था। आज हम उसी आगे का कंप्लीट करेंगे। ये हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 8 की बुक का हम एनालिसिस करा रहे हैं, जिसमें ये भूगोल की बुक की एनालिसिस है, अर्थात भूगोल की बुक की एनालिसिस यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो चलिए आज हम भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के बारे में जानेंगे। तो भूमि क्या है? भूमि मधु और रवि को दादाजी के साथ खेत पर घूमने में बड़ा मजा आ रहा था। चारों ओर धान के पौधे लहरा रहे थे। हरियाली नजर आ रही थी। तभी मधु दादाजी से पूछ बैठी, क्या सभी जगह भूमि ऐसी ही है? भूमि नहीं होती है? भूमि नहीं होती तो? मधु ने दादाजी से पूछ बैठी, क्या सभी जगह भूमि ऐसी है? भूमि नहीं होती तो क्या होता? दादाजी ने कहा कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मानव इस पर निवास करता है। अपनी आवश्यकताओं की अधिकतर वस्तुएं भी वो इसी से प्राप्त करता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 19% भाग पर भूमि अर्थात स्थल का विस्तार है। ये पहाड़ी, पठारी, मैदानी, दलदली, मरुस्थलीय और हिमांच्छित एवं वनांच्छित रूपों में पाई जाती है। मधु ने टोकते हुए कहा, दादाजी तब तो भूमि के विविध रूप देखने को मिलते हैं। दादा ने कहा, हाँ, भूमि के विविध रूप मानव बसाव को एक समान रूप से आकर्षित नहीं कर पाते हैं। चूंकि मैदानी भाग में जीवन जीना आसानी है, सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, अतएव मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। अर्थात देखा जाए भूमि का लगभग पृथ्वी के कुल कितने क्षेत्रफल पर भूमि का विस्तार देखने को मिलता है, तो यह 29% भाग पर भूमि का विस्तार देखने को मिलता है। भूमि का उपयोग। दादाजी ने पूछा, मधु तुम बताओ तो भूमि के क्या क्या उपयोग हैं? तो मधु ने कुछ देर सोच करके कहा, भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर कृषि कार्य होता है, इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं। मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं और चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों के मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि भूमि पर ही बने होते हैं। मुझे तो लगता है जब जैसी जरूरत तब मानव भूमि का वैसा उपयोग अपने विवेक के अनुसार करता है। तो भूमि पर जैसे कि सड़क, रेल मार्ग बनाने में, कारखाने स्थापित करने में, हवाई अड्डा एवं बंदरगाह बनाने में, पेड़ पौधे उगाने में, कृषि कार्य करने में, मकान बनाने में, गांव एवं शहर बनाने में, तालाब, नहर, कुआं बनाने में हम भूमि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि भूमि के विविध प्रयोग, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि भूमि का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। अब भूमि उपयोग में अंतर क्या है? रवि ने पूछा, दादाजी हम सभी जगह भूमि का एक तरह से उपयोग क्यों नहीं करते? दादा ने कहा, बिल्कुल ठीक, भूमि का उपयोग सभी जगह एक समान नहीं है। इसमें अंतर मुख्य कारण समय एवं क्षेत्र के अनुसार मानवीय जरूरतों में बदलाव का आना है। इसी कारण सभी वन क्षेत्र को साफ करके आदिवासी क्षेत्र अर्थात निवास करने योग्य या कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है, तो कभी कृषि क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है। कृषि योग्य भूमि पर कारखाने भी लगाए जाते हैं। कभी कभी तो आदिवासी क्षेत्रों की जगह पर सड़क या रेल मार्ग भी विकसित किए जाते हैं। रवि ने पूछा, दादाजी क्या एक समान भूमि होने के बावजूद भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भूमि के उपयोग में अंतर पाया जाता है? दादा ने कहा, हाँ, विश्व के कई स्थानों में फैली घास भूमियों में खेती की जाती है। फैली भूमियों में खेती की जाती है। प्रेरी प्रदेश में, हाँ यहाँ पे लिखा है घास भूमियों में खेती की जाती है, और यहाँ पे प्रेरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की भूमि पर रसदार फलों की खेती की जाती है। तो रसदार फलों की खेती, इसी तरह मैदानी भागों में कृषि कार्य की अधिकता देखी जाती है।
तो पठारी भागों को भूमि जो कृषि कार्य के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, वहाँ कृषि कार्यों में अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना प्रमुखता से दी जाती है। अर्थात अगर देखा जाए एग्जाम में ये पूछने आ सकता है कि जैसे प्रेरी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्रेरी प्रदेश में है गेहूं की खेती की जाती है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में भूमि पर रसदार फलों की खेती किया जाता है। इसी तरह मैदानी भागों में कृषि कार्य की अधिकता देखी जाती है। पठारी भागों को भूमि जो कृषि कार्य के लिए नहीं होता है, वहां पर उद्योगों की स्थापना कर दिया जाता है। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। रवि ने पूछा, दादाजी भूमि का उपयोग किन किन कारकों से प्रभावित होता है? तो दादाजी ने कहा, देखो भूमि का उपयोग दो प्रमुख कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। अर्थात भूमि का उपयोग हम दो तरह से प्रभावित हो सकता है। नंबर एक है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। हम प्राकृतिक कारक के बारे में समझते हैं। रवि बोला, प्राकृतिक कारक का क्या मतलब होता है? दादाजी ने कहा, स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिज की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसी प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। कठोर भूमि के कारण पठारी क्षेत्रों में कारखाने प्रमुखता से लाए जाते हैं, जबकि मैदानी भूमि में फसलों की खेती की जाती है। पठारी क्षेत्रों में भी जहां खनिज पाई जाती है, वहां खनन कार्य किए जाते हैं। मानसूनी जलवायु क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, तो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। मधु ने कहा, और मानवीय कारक क्या हैं? मानवीय कारक, दादाजी ने कहा कि तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि उपयोग में अंतर आता है। शहरों के पास भवनों के निर्माण हेतु भूमि की मांग बढ़ी है, परंतु भूमि की मात्रा सीमित है। इस समस्या से निपटने की तरकीब भारतीय वैज्ञानिक एवं शहर नियोजकों ने ढूंढ लिया है। हाँ दादाजी, मधु ने कहा, हमारे गांव की खाली पड़ी बंजर जमीन पर पंचायत भवन बनाया गया है। ये भी तो बदलते भूमि उपयोग का उदाहरण हुआ ना? दादाजी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक समझी। अब यहाँ पे जानकारियाँ ये हैं कि मुंबई के निकट दलदली भूमि को सुखा करके ठोस भूमि में बदला गया तथा वहाँ नवी मुंबई शहर विकसित किया गया है। राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा करके खेती की जाने लगी, जिससे यह क्षेत्र पाया के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में प्रयोग किया जाने लगा है। दलदली भूमि पर विकसित नवी मुंबई शहर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस भूमि का प्रयोग कैसे किया गया। ये दलदली भूमि था, इसको पहले ठोस में बदल दिया गया और यहीं पे बिल्डिंगें खड़ा कर दिया गया। इसी को नवी मुंबई कहा जाने लगा। भूमि उपयोग प्रारूप। कार्यालय, आसपास के दो गांवों की भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों का इकट्ठा कीजिए तथा उनका विश्लेषण कीजिए। अब हम समझेंगे यहाँ पर भूमि उपयोग प्रारूप क्या है। दादाजी ने कहा, रवि भूमि उपयोग को अर्थकूल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग की आंकड़ों से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब ये विभिन्न देशों का मध्य इसका प्रारूप एक जैसे नहीं मिलता। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र तो कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। हमारे देश में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े ये रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। भूमि उपयोग वर्ग, दादाजी ने आगे बताया, मधु भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित हैं। ये वर्ग हैं वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत बंजर एवं व्यर्थ भूमि, सड़क, मकान और उद्योगों में लगी भूमि आता है। प्रतिभूमि के अंतर्गत चालू प्रतिभूमि, जिस भूमि पर एक वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई होती है वो प्रतिभूमि कहलाती है। अन्य प्रतिभूमि, जिस भूमि पर एक वर्ष से अधिक तथा
5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई है वह अन्न प्रतिभूमि कहलाती है। चौथा है अन्न कृषि अयोग्य भूमि। इसके अंतर्गत अस्थायी चारागाह की भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि। जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो उसे हम कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। शुद्ध बोई गई भूमि ये होते हैं, ये है भूमि उपयोग वर्ग हैं जो इसके विभिन्न भागों में बांटा गया है, इसके ये वर्ग हैं। आइए भूमि संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। रवि ने दादाजी से कहा कि इस प्रकार के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि पर बहुत दबाव बढ़ रहा है। दादाजी बोले, बिल्कुल सही। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के पोषण एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं के पूरा करने के कारण वन एवं कृषि क्षेत्र घटते जा रहे हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी काफ़ी अधिक उपयोग हुआ है। अधिक सिंचन एवं पशुचरण की क्रियाएं भी हुई हैं। जल जमाव से मिट्टी में लगभग एक क्षारीयता का गुण भी बढ़ा है। इन सभी कारणों से भूमि के स्वाभाविक गुणों में ह्रास आ रहा है, जिसे भूमि का निर्जलीकरण कहा जाता है। भूमि के अवैज्ञानिक एवं अनियोजित उपयोग के कारण मरुभूमि का प्रसार, भूमि कटाव एवं भूमि के बंजर होने जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मधु ने कहा, तब तो भूमि को संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या क्या करना होगा। दादाजी बोले, इसके लिए हमें छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से हो, भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए, जैविक कृषि पर बल दिया जाए, बंजर भूमि की सीमांत झाड़ियां लगाई जाएं, भूस्खलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण हो एवं प्रतिरोधी दीवारें बनाई जाएं, तटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए इत्यादि। इन कार्यों के द्वारा हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं तथा इस संसाधन को बेहतर ढंग से लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। रवि बोला, दादाजी देखिए, खेत में कितनी तेजी से पानी आ रहा है। इससे तो हमारे खेत की मिट्टी भी कटेगी, फसलों को नुकसान भी होगा। दादाजी ने कहा, हाँ चलो हम मिलकर के इस मिट्टी से भर दें ताकि जल का खेत में जाना बंद हो जाए। इस सब मिट्टी के कटाव को रोकने लगे और जिससे खेत में जल भराव ना हो। मृदा अर्थात मिट्टी। मृदा संसाधन। रीना, सुरेश, सलमा और सुखविंदर एक साथ मिट्टी से खेल रहे थे। रीना मिट्टी से गाड़ी बना रही थी तो सुरेश मिट्टी की गोलियां। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त एवं खुश थे। अचानक सुखविंदर बोला, इतनी मिट्टी आई कहाँ से? क्या मिट्टी के बिना भी चीजें न बन पाती? मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। मिट्टी को ही क्या कहते हैं? मृदा संसाधन। रीना बोली, देखो ना, पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे, घास एवं झाड़ियां पाई जाती हैं उनमें अधिकांश मिट्टी में ही तो उगते हैं। सुरेश बोला, मेरी दीदी बता रही थी कि पौधे अपना भोजन एवं आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। मृदा जो है पृथ्वी के सबसे ऊपर भूपटल के ऊपर पाई जाती है। इस सतह ने पेड़ पौधों को वृद्धि के लिए सभी जरूरी खनिज, पोषक तत्व एवं चट्टानों के कण मौजूद होते हैं। पोषक तत्वों के रूप में मृदा में ह्यूमस, वायु, जल एवं सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस बात यह है कि जो मतलब मिट्टी के ऊपरी परत को हम भूपटल के ऊपर, है ना, मृदा जो है पृथ्वी के सबसे ऊपर अर्थात सबसे ऊपरी भाग को, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को हम भूपटल कहते हैं। और इसमें जो पोषक तत्वों के रूप में मृदा में ह्यूमस, वायु, जल, सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं। ह्यूमस क्या है? मृदा में पेड़ पौधों, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। तो ह्यूमस जो है ये मृदा में पेड़ पौधों, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेष को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहा जाता है। मृदा का उपयोग। सलमा बोली, रीना तुम बताओ तो
मृदा के क्या क्या उपयोग हैं? रीना सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, फसलों की खेती करने में, पेड़ पौधे घास झाड़ियों को उगाने में, गृह निर्माण में, मूर्तियां बनाने में, ईंट, खिलौने, गमला, घड़ी, घड़ा, सुराही, खपड़ा इत्यादि बनाने में। सुखविंदर बोल उठा, अब मैं बताऊंगा। मिट्टी के गिलास, दिया, कलश इत्यादि बनाने में तथा मेड़, बांध, तटबंध, कच्ची सड़क इत्यादि के निर्माण में भी तो मिट्टी का उपयोग होता है। मृदा निर्माण। सुरेश ने कहा, आखिर इतनी मिट्टी बनती कैसे है? सलमा बोली, किसी स्थान को मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र के जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया ने सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं और टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्ष के बाद वो चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुचरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का जो निर्माण होता है ये है मौलिक चट्टानें, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान है। मृदा निर्माण प्रक्रिया ने सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं और टूटे हुए कणों और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों के बाद ये चट्टानें टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुचरण में महीन कणों में बदल जाता है, जिससे मृदा कहलाता है। और सामान्यतः 1 सेंटीमीटर जो मोटी सतह वाली मृदा का निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। रीना बोली, बाप रे, मिट्टी बनाने की इतनी लंबी प्रक्रिया, मैं तो सोचती थी कि मिट्टी अपने आप बन जाती है। जैविक एवं रासायनिक ऋतुचरण। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रक्रिया से चट्टानों के टूटने एवं गलने रासायनिक ऋतुचरण कहलाता है। तो यहाँ पर रासायनिक ऋतुचरण क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रक्रियाओं से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतुचरण कहलाता है। भौतिक ऋतुचरण तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टाने के टूटना, ये भौतिक क्षण के अंतर्गत आता है। अब हम चित्रों में देख सकते हैं कि स्तर अर्थात जो मिट्टी होता है, मृदा का निर्माण ये 4 स्तरों में बटा होता है। इसे हम स्तर ए बोल सकते हैं, स्तर बा, स्तर सा और स्तर आ। हम इसे ओ, ए, बी और सी में भी बांट सकते हैं। अर्थात ये जो सबसे ऊपरी परत होता है ह्यूमस पाया जाता है, फिर उसके नीचे बालू एवं पंख होते हैं, फिर ऋतुचरण नीचे, फिर मौलिक चट्टानें जो होती हैं ये नीचे। ये मिट्टी के विभिन्न स्तर हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिट्टी के कितने स्तर होते हैं? तो मिट्टी के 4 स्तर होते हैं। सुखविंदर ने कहा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः आ स्तर, बा स्तर, सा स्तर कहा जाता है। और ऊपरी स्तर आ जो है ये ह्यूमस की अधिकता होती है। बा स्तर में बालू एवं पंख की प्रधानता होती है। सा स्तर में ऋतुचरण से प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में मूल चट्टानें होती हैं। इस स्तर में दा भी कहा गया है। इस स्तर को दा कहा गया है। अर्थात 4 प्रकार के स्तर का निर्माण होता है। मृदा के प्रकार। मीरा ने पूछा, क्या सभी जगह की मिट्टी एक ही प्रकार की होती है? सलमा ने कहा, मैं बताती हूँ। मृदा के कारकों में स्थानीय भिन्नता के कारण सभी जगह एक तरह की मृदा नहीं पाई जाती है। मृदा के वर्गीकरण के कई आधार हैं। उर्वरता के आधार पर, इस आधार पर मृदा को उर्वर और अनुवर अर्थात बंजर 2 भागों में बांटा जाता है। उर्वर मृदा उपजाऊ होती है, जबकि जो अनुवर अथवा बंजर मृदा होती है ये उपजाऊपन इसमें कम होता है। नदी घाटी क्षेत्रों की मृदा उर्वर तथा पहाड़ी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा अनुवर अर्थात बंजर होती है। अर्थात जो नदी
यहाँ पे उपजाऊ मृदा कहाँ पर होगी, जो नदी क्षेत्रों की मृदा होगी वो उर्वर होती है, और पहाड़ी तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा जो है वो बंजर मृदा कहलाएगी, अर्थात उसमें उपजाऊपन कम पाया जाएगा, जो होगा कहाँ पे, पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में। गठन या संरचना, इसके आधार पर मिट्टी को, इसके आधार पे पहले हम उर्वरता के आधार पे, गठन एवं संरचना के आधार पर मृदा के प्रकार हैं। इसके आधार पर मृदा को बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा में बांटा जाता है। बलुई मृदा में बालू और क्ले दोनों होता है, परंतु इसमें बालू का अंश अधिक होता है। चिकनी मृदा में क्ले की अधिकता होती है, जबकि दोमट मृदा में बालू और क्ले का मिश्रण लगभग समान अनुपात में होता है। हम इसमें ये देखेंगे जो इसमें बालू का अंश अधिक होगा बलुई मृदा में बालू और क्ले दोनों होता है, परंतु इसमें बालू का अंश अधिक होता है, और चिकनी मृदा में क्ले की अधिकता होती है, जबकि दोमट मृदा में बालू और क्ले का मिश्रण लगभग समान होता है। तो यहाँ पर ये समझने का जरूरी है, जो दोमट मृदा होगी इसमें बालू और क्ले का मिश्रण दोनों समान मात्रा में होगा। बलुई मृदा में बालू और क्ले दोनों होता है, परंतु बालू का अंश ज़्यादा होगा। वही चिकनी मृदा में क्ले की अधिकता ज़्यादा होगी और इसमें बालू कम होगा। रंग के आधार पर मृदा के प्रकार, इस आधार पर मिट्टी को लाल मृदा, काली मृदा, भूरी मृदा, बादामी मृदा में बांटा जाता है। तो मृदा के प्रकार को हम यहाँ पे देखेंगे उर्वरता के आधार पर ये दो प्रकार, उर्वर और अनुर्वर, अर्थात अनुर्वर को हम बंजर भूमि भी कहते हैं। गठन एवं संरचना के आधार पर चार प्रकार से बांटा गया, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बादामी मिट्टी। और रंग के आधार पर ये तीन प्रकार का, लाल मृदा, काली मृदा और भूरी मृदा, तीन प्रकार से बांटा गया है। आइए भारत में मृदा। सुखविंदर ने कहा, हमारे देश भारत तो बहुत विशाल है, फिर तो सभी मृदा यहाँ पाई जाती होगी। हम यहाँ पे भारत की मृदाओं के बारे में देख सकते हैं। ये पर्वतीय मृदा है, तो ये पर्वतीय इलाकों में पाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्वतीय मृदाएं हैं। फिर आगे हम जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा का विस्तार, जैसे मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, तो आप ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद लाल मृदा आती है, तो लाल मृदा देख सकते हैं। काली मृदा का विस्तार, जो ये पठारी भागों में काली मृदा का विस्तार लगभग देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी जो है ये तटीय क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद है शुष्क मृदा है, तो आप शुष्क मृदा को भी देख सकते हैं मानचित्र में। सुरेश ने कहा, भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। अर्थात भारत में लगभग सभी प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये सार जलोढ़ मृदा देश की सभी नदी घाटियों में पाई जाती है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान पूर्णतया जलोढ़ निर्मित है, अर्थात उत्तर भारत का जो मैदान है ये पूरा ये जलोढ़ीय मृदा से भरा पड़ा है। नवीन जलोढ़ को खादर एवं पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। आप यहाँ पे नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, इसे हम खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ को भांगर कहा जाता। जलोढ़ मृदा जलोढ़ मृदा में चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। काली मृदा एल्युमिनियम एवं लोहा यौगिक उपस्थिति के कारण ये काली होती है। अर्थात काली मृदा में क्या पाया जाता है, काली मृदा में एल्युमिनियम और लोहे की उपस्थिति के कारण ये काला होता है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त है। अर्थात काली मृदा कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में यह मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। लाल एवं काली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण इस मृदा का जो रंग है ये लाल होता है, मतलब कि इसमें आयरन ऑक्साइड के होने के कारण इसका रंग लाल होता है। जल में मिलने के बाद ये मृदा पीली रंग की हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यह मृदा उड़ीसा, झारखंड, मेघालय में पाया जाता है।
लेटराइट मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया में होता है। लेटराइट मृदा का निर्माण जो है ये निक्षालन की प्रक्रिया में होता है। ये मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा अपरदन एवं इसका संरक्षण। मीरा बोली, मिट्टी के निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन नदियों का पानी अपने साथ काफ़ी मात्रा में मिट्टी बहाकर ले जाती है। इस तरह तो धीरे धीरे सारी मृदा कट कर समुद्र में चली जाएगी। शर्मा बोली, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ एवं घासों की जड़ें मृदा को पकड़ कर रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता। लेकिन पेड़ पौधों आदि के जड़ सहित कटने से वहाँ की मृदा ढीली पड़ जाती है, जिससे आसानी से अपरदन हो जाता है। मृदा अपरदन की दर को प्रभावित करने में जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल स्वरूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं मुख्य हैं। सुरेश ने कहा कि बिल्कुल ठीक। वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवने, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है। तेज पवन या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्र में सतही अपरदन होता है, जबकि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नलिका व अवनलिका अपरदन होता है। अर्थात यहाँ पर जानना है, तेज पवने या पानी के बहाव से मैदानी या नीरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होगा, वही जबकि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नलिका व अवनलिका के द्वारा अपरदन होता है। मृदा अपरदन प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन या बह जाना या उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। चाहे वो बहकर या उड़ करके मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो मृदा अपरदन कहलाता है। तो यहाँ पर समझना है सतही अपरदन कैसे होता है। जब तेज पवने या पानी के बहाव से मैदानी या नीरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होगा और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नलिका व अवनलिका अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कारण मृदा के भौतिक गुण एवं उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फलों एवं साग सब्जियों के उत्पादन पर पड़ता है। इसीलिए मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करने होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में एगोचरी रेखी खेती करना चाहिए। पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण करना, बंजर भूमि पर घास लगाना, फसल चक्र तकनीकी को अपनाना, खेती के वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाना, जैविक खाद का प्रयोग करना। सुखविंदर बोल उठा, चलो हम अपने मिट्टी के खिलौने को सूखने दें, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे कि मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका हमें संरक्षण करना है। जल संसाधन। गार्गी की छुट्टी से गर्मी की छुट्टी से सीमा और रवि अपनी नानी के घर गए। नानी का घर नदी के किनारे था। दूर दूर तक फैले रेत में कूदना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। सीमा ने रवि से कहा, भैया देखो ना, बरसात में कितना पानी इस नदी में नजर आता है, परंतु गर्मी में तो कहीं पानी नजर ही नहीं आता। रवि ने बताया, देखो सीमा, जल प्रकृति की अमूल्य देन है। क्या तुम्हें लगता है कि जल कैसे बनता है? सीमा ने कहा, नहीं भैया, आप ही बताइए। रवि बोला, वैज्ञानिक दृष्टि से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। ये जल तरल, गैस एवं ठोस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर अभी तक जल नहीं मिला। इस जल का पृथ्वी पर सबसे बड़ा भंडार महासागरों में है, जिसमें प्रशांत महासागर में 49.9% है। प्रशांत महासागर में 49.9%, अटलांटिक महासागर में 25.7% और हिंद महासागर में 20.5% और आर्कटिक महासागर में
प्रतिशत शामिल है। इन महासागरों का पानी नमकीन या खारा होता है जो समान उपयोग के लायक नहीं है। सामान्य उपयोग के लायक नहीं है। स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का ही हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये जल नदी, झील, तालाब एवं भूमिगत हिस्सों में होते हैं। जल का उपयोग। रवि ने सीमा से पूछा, सीमा बताओ तो जल के क्या उपयोग हैं? सीमा बोली, हम पानी का उपयोग पीने के लिए, कपड़ा धोने, शौच निपटाने, भोजन बनाने, बागवानी तथा खेती के व्यय कार्यों में करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा निर्माण कार्यों में भी पानी का प्रयोग होता है। रवि ने कहा, इसके अलावा व्यवसायिक दृष्टि से कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल पर ही निर्भर हैं, जैसे रसायन उद्योग, बोतल बंद मिनरल वाटर उद्योग। आग को बुझाने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त महासागरीय जल का उपयोग जल चक्र से संबंधित है। समुद्र मार्ग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। जल चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में जाता है, वहां बादल का निर्माण कर ये वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। यह जल बह करके पुनः महासागरों में चला जाता और फिर से वाष्पन और बादल निर्माण तथा वर्षा की क्रिया होती है। जल का वितरण। सीमा ने कहा, पृथ्वी पर क्या सभी जगह बराबर जल है? रवि बोला, नहीं, ये बात नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के कुल आयतन का 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है। 2% जल बर्फ के बादलों के रूप में और मात्र 1% जल नदियों, झीलों, तालाब, भूमि के नीचे जो हमारे पीने के काम आता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे जलीय ग्रह कहा जाता। इस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। तो पृथ्वी पर जल कितना है? तो कुल आयतन का 97 महासागरों में पाया जाता है। 2% जल है जो बादलों में और मात्र 1% जल है जो नदियों, झीलों, तालाब में पाया जाता है। पीने के लिए मात्र तालाबों हमारे जो पीने के लिए काम आता है, पृथ्वी पर के कारण जलीय ग्रह कहा जाता है इसे है। तो महासागर में 97.3, बर्फीला क्षेत्र में 2.0, भूमिगत क्षेत्र में 0.0068 और लवणीय जल हैं 0.009, स्थलीय सीमा क्षेत्र में 0.009, वायुमंडल में 0.0019 और नदियों में 0.0001। भारत में जल संसाधन का वितरण काफी असमान है। भारत में विश्व के लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है, जिसके लिए विश्व का लगभग 4% जल ही उपलब्ध है। हमारे देश में नदियों का जल इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक जल प्रवाह सर्वाधिक है। जल संकट। सीमा बोली, भैया लेकिन मैं तो देखती हूँ कि लोगों को पीने के लिए दूर दूर से जल ढोकर लाना पड़ता है, क्या जल की कमी है? रवि ने कहा, हाँ, लेकिन एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका नवीकरण जल चक्र के द्वारा स्वतः पूर्ति में होता रहता है। पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पीने लायक जल न 1% से भी कम है। इसका वितरण भी असमान है, तो जल प्रदूषण भी तेजी से हो रहा है। भूगर्भीय जल स्तर में भी कम होता जा रहा है, इसीलिए जल धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर से पानी की जरूरत में 2 गुनी वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में विश्व के अधिकांश देश जल भराव से ग्रस्त हैं, जल की कमी के कारण। सीमा ने पूछा, भैया आखिर जल की कमी का कारण क्या सिर्फ जनसंख्या का बढ़ना है? रवि बोला, नहीं, ये तो सिर्फ एक कारण है। इसके अतिरिक्त जल का अतिदोहन, जल का दुरुपयोग, जल का असमान वितरण, जल की प्रदूषित होना, शहरों में बहुमंजिल इमारतों का अंधाधुंध निर्माण इत्यादि भी इसके प्रमुख कारण हैं। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध हैं, परंतु वे प्रदूषित हैं। इसी तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित हैं, परंतु वहां जल का उपयोग नहीं किया जा सकता।
इसीलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। सीमा बोली, भैया जल प्रदूषण का क्या मतलब है, इसके कारण क्या हैं? रवि ने बताया, जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर देख आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण क्या है? जल के स्वाभाविक व प्राकृतिक गुणों में अंतर आ जाना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं, जिसे घरेलू कूड़ा करकट, नगरीय क्षेत्रों का दूषित होना, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, परिवहन एवं यातायात की दुर्घटनाएं। इस प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृति, वजन घटना, दिमागी विकृति इत्यादि। सीमा बीच में बोल पड़ी, भैया तब तो हमें पानी पीने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। रवि बोला, हाँ, हमें उपयोग करने के पहले देख लेना चाहिए कि जल कहाँ से लाया गया है, ये कैसा है। सीमा बोली, भैया अगर स्वच्छ पेयजल की इतनी कमी है तो हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे बचाकर रखना चाहिए। रवि बोला, हाँ, हमें अपना जीवन बचाने के लिए जल को प्रदूषित होने से बचाने के साथ साथ इसकी बर्बादी को भी रोकना हेतु प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ तकनीकी अपनाने की ज़रूरत है, जैसे कि वर्षा जल संग्रहण की तकनीकी, छत का वर्षा जल संग्रहित करना, जल का समुचित उपयोग करना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल की पुनर्चक्रण तकनीकी को अपनाना और सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों का अपनाना, जल संरक्षण की महत्ता को बताना, प्राचीन जल संचयन की तकनीकी को अपनाना। सीमा बोली, तब तो हम सब को इन सभी कार्यों का संकल्प लेकर के जल संरक्षण हेतु प्रयत्नशील रहना होगा। रवि बोला, हाँ, ऐसा ही होगा, अपना जीवन बचा सकते हैं। ऐसा कर के ही अपना जीवन बचा सकते हैं, नहीं तो अगर हम अपनी आदतें नहीं सुधार पाएंगे तो समझो अपने तथा अपने अगले पीढ़ी का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। सीमा बोली, भैया मैं तो खुद ऐसा करूंगी तथा दूसरों को भी करने के लिए कहूंगी। रवि बोला, बहुत अच्छा, लेकिन चलो अब हम बालू पर दौड़ लगाएं। सीमा बोली, भैया चलो। दोनों बालू पर दौड़ने लगे, मशगूल हो गए। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो 29। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो मैदानों में पाई जाती है। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो भूगर्भ विज्ञान विभाग, भू राजस्व विभाग या भू चिकित्सा विभाग, गृह विज्ञान या भू राजस्व विभाग। तो भूगर्भिक विज्ञान विभाग नहीं, भू राजस्व विभाग। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसको आप कमेंट में बताएंगे। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो 4। और समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? जल प्रदूषण को रोकने का, जल संकट को दूर करने का, मृदा अपरदन को रोकने का ये समृद्ध का उपाय है। रासायनिक दृष्टि से जल संचयन किसका संयोजन है? रासायनिक दृष्टि से जल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन H2O अर्थात हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होगा, तब जाकर के रासायनिक दृष्टि से जल किसके संयोजन से है? तो वो H2O से मिलकर बना होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है। तो इसमें क्या सही जाएगा? तो ये सी ऑप्शन सही जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो इसमें से ऑप्शन जो होगा ये हमारा सी सही जाएगा। इसमें से कौन एक महासागर नहीं है? तो इसमें से एक कौन सा? हिंद महासागर तो सागर है, प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिक या आर्कटिक? तो आर्कटिक जो है ये महासागर नहीं है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो हम अगले इकाई वनखा में पढ़ेंगे वन एवं वन प्राणी संसाधन। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष अध्याय
हम अगले में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में इकाई 1 का। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से, जो नहीं समझ में आ रहा आप इसको बार बार देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करके बताएं और अपने हित में दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।